अमेरिका और इजराइल ने ईरान के 12 शहरों पर हमले किए हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। बीते कुछ घंटों में देश के कम से कम 12 शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें राजधानी तेहरान भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अलावा बंदर अब्बास, इसके अलावा अहवाज, महशहर, बंदर लेंगेह, शिराज, इस्फहान, कराज और कौम जैसे शहरों को निशाना बनाया गया है। ईरान के 12 शहरों पर ये ताबड़तोड़ हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते, देखिए मिडिल ईस्ट की जंग पर IRGC का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बड़ा बयान IRGC की तरफ से, अमेरिकी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये IRGC की तरफ से कहा गया है अमेरिका के 25 सैनिक मारे गए या फिर घायल हुए हैं। ये IRGC की तरफ से कहा गया है। ये बड़ा बयान है IRGC का। हम लगातार ये कह रहे हैं देखिए कि इस युद्ध में, क्योंकि पहले दिन से ही, कि ईरान टिक तो नहीं पाएगा, अमेरिका और इजराइल के सामने जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन वो जितना लंबा इसको खींचना चाहता है, जितना डेंट पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, वो कर रहा है। और ये बड़ी जानकारी, इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, देखिए भड़के ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। कुवैत, जॉर्डन और दुबई पर ये अटैक किए गए हैं। मिसाइल और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं, IRGC की तरफ से ये बताया गया है। ये बड़ी जानकारी। तो एक साथ 12 शहरों पर हमले ईरान के, तो वहीं जवाब में ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कुवैत, जॉर्डन और दुबई पर अटैक किए गए हैं ईरान की तरफ से। गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम इसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि क्या चाहिए। तो यूके देवनाथ सर और विजय धीमान सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय सर, आपके पास आना चाहूंगे। सर, इस चीज को बताइएगा, क्योंकि एक साथ ईरान के 12 शहरों पर हमले किए गए हैं। क्या ये कोशिश है ईरान के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंक देने की, कि इतना डेंट ईरान को पहुंचा दिया जाए कि वो बातचीत के टेबल पर आ जाए और समझौता कर ले? देखिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जहां तक है वो उड़ा दिया गया है ऑलरेडी। देयर इज नो कमांड एंड कंट्रोल मिला हुआ है, और ये ईरानियंस को मालूम था कि ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने एक साल भर यही तैयारी की है कि एक मोज़ेक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखा जाए कि अगर सारे के सारे टॉप कमांडर्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो डिसजॉइंटेड तरीके पे 31 जो उनके प्रोविंसेस हैं वहां पे IRGC और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगी, और वो उसी के हिसाब से कर रहे हैं। और अभी जहां तक कमांड एंड कंट्रोल आपने बात की, तो मैं यहां मेंशन करूंगा, बात हो रही है कि मुश्तबा खुमैनी जो है वो इस वक्त कंट्रोल में है। कहां है वो? हमने उनको देखा नहीं है पिछले कई दिनों से। वार का 38th डे है, कहीं उनका कोई स्टेटमेंट, कोई उनकी विजुअल बताया जा रहा है कि वो मारे गए हैं या वो मॉस्को में अपना इलाज करा रहे हैं। जो भी है, ही इज नॉट हियर। तो कमांड एंड कंट्रोल खत्म है। परंतु दूसरा जो है, तो ताबड़तोड़ जो बमबारी चल रही है वो अभी सिविलियन टारगेट्स पे आ गया है, जो एक वॉर क्राइम भी हो सकते हैं। सिविलियन टारगेट्स के ऊपर, एनर्जी टारगेट्स के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि जो बातचीत हो रही है, कि भाई हमारी बातचीत हो रही है, कुशनेर और विटकॉफ द्वारा अमेरिका जो ट्रंप रोज बोल रहे हैं, वो एक दिखावा है, छलावा है। और पहले ही हमने क्लियर किया है, हमने पिछले एक साल से जो इनकी वार्ता चली थी ओमान में या इवन जिनीवा में, तो हमने देखा विटकॉफ और कुशनेर के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है बातचीत के लिए। बीच में बताया गया कि JD वैंस और मार्को रूबियो को भी ऐड कर दिया गया है, पाकिस्तान ऐड हो गया है, पर अब ईरान ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई हमारा इशू नहीं है, हमारा कोई बात नहीं चल रही। तो ये अल्टीमेटली, मैं बार बार अभी दोबारा, ये आज मेरा ये आंकलन है कि ये जो बात हो रही है, 3 मार्च को शुरू हुई थी बातचीत एक्सटेंड करने की, डेडलाइन के ऊपर डेडलाइन, ये एक छलावा है दुनिया को चुप कराने का, यूरोपियंस को चुप कराने का। जैसे अभी नेटो वाले भी, अमेरिका से उनके जो सेक्रेटरी जनरल है मार्क रुट, वो बात करने वाले हैं ट्रंप के साथ, और अफ्रीका, एशियन नेशंस को ये बताने का, देखिए हम तो उनको डेडलाइन पे दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो टेबल पे नहीं आ रहे। और वो एक्चुअली टेबल पे नहीं आ रहे क्योंकि IRGC कंट्रोल में है। रागची और पेजेश्कियां या उनके इस्माइल बगाई, ये जो सिविलियन प्रेसिडेंट वगैरह जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त कमांड में होनी चाहिए, जो मॉडरेट भी है और समझदार भी है, वो इस वक्त IRGC के हाथों में प्ले कर रहे हैं, जो राइटिस्ट रेडिकलाइज लोग हैं और वो एंटी ज्यू हैं, और उनको सिर्फ आइडियोलॉजी के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा।
परंतु इनको ये नहीं समझ आ रहा कि जो उनकी भोली भाली जनता है वो मार खा रही है। और दूसरा ये बता दूं, ये इवन और इसकी एस्केलेशन अभी और ज्यादा हो सकती है, जो इवन गल्फ कंट्रीज के लिए भी घातक होगी। अगर उन्होंने डायरेक्ट सारे के सारे हमले डिसैलिनेशन प्लांट्स या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर गल्फ कंट्रीज के ऊपर शुरू कर दिए, जो कर दिए हैं, अगर उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट की जो व्यवस्था है, वो एक सिविलाइजेशनल व्यवस्था है, वो खतरे में आ जाएगी। फॉरगेट अबाउट एक्सपोर्टिंग द ऑयल, तो वो चीजें बाद में देखेंगे। तो इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है, ये ट्रंप द्वारा एक ज्यूज के साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर के एक मिली भगत है, एक किस्म की स्ट्रैटेजी है कि जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स पेट्रो डॉलर को बचाना या इजराइल के जो परमानेंट जो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको खत्म नहीं हो जाता, तब तक ईरान को पाउंड करते रहो। और वो क्योंकि बोल रहे हैं, डिक्लेयर्ड उनका जो घोषित बात है कि हम आईआरजीसी वाले राइटिस्ट हैं, हम नहीं झुकेंगे, वो नहीं झुकेंगे। तो उसी प्रेटेक्स्ट पे आप उनको पाउंड करते चलो और उनको खत्म कर दो और अल्टीमेटली उनकी एनिहिलेशन कर दो। परंतु ईरान बहुत बड़ा कंट्री है, एनिहिलेशन इतनी आसानी से होगी नहीं, इट विल टेक टाइम। तो अब यहां देखना है कि ट्रंप झुकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, या ईरान झुकते हैं, ईरानियन झुकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। परंतु एक चीज शर्तिया है कि ये वॉर लंबी खिंचेगी, और दूसरी मानवता की एक जबरदस्त यहाँ पे तबाही होगी। जी ठीक है विजय सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। यूके देवनाथ सर, जरा मैं इस चीज को आपसे भी समझना चाहूंगी। जैसे सर कह रहे हैं कि लंबी खिंचेगी, अभी रुकने वाली नहीं है, और क्योंकि शुरुआत में ही विजय सर ने ये कह दिया कि देखिए कल आप 8 बजने दीजिए, उसके बाद एक और नई डेडलाइन जो ट्रंप है उनकी तरफ से आ जाएगी। और ऐसा नहीं है देखिए सर कि जैसे सर कह रहे हैं खाड़ी देशों को तो लगातार निशाना बना रहा है ईरान। अब देखिए जिस तरह से 12 शहरों पर हमले किए गए, उसने कुवैत, जॉर्डन, दुबई पर एक के बाद एक अटैक किए, मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ऐसा नहीं है कि खाड़ी देश बचे हुए हैं इस युद्ध से, लगातार उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। वहां पर भी लोग कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सुरक्षित नहीं है, वो भी असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि खाड़ी देशों पर हमला हो रहा है। देखिए, ईरान ने एक एस्केलेशन मैट्रिक्स बनाया था जो कि उसने बहुत पहले ही खाड़ी देशों को बता दिया था। और जब से ये युद्ध चालू हुआ है, समझिए 1 मार्च से ईरान लगातार खाड़ी देशों में जो टारगेट है उनके बारे में खाड़ी देशों को बताता रहा है। शुरुआती दौर में ईरान ने कहा था कि वह सिर्फ खाड़ी देश में अमेरिका के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बेसेस को टारगेट करेगा। उसके 2-3 दिन के बाद फिर से ईरान ने बता दिया था। ईरान के बारे में अच्छी चीज मैं बताता हूँ कि वो पहले बता देते हैं। ईरान ने फिर 4 या 5 मार्च के आसपास खाड़ी देशों को बता दिया था कि खाड़ी देशों में जो अमेरिका के एम्बेसीज हैं या अमेरिका के काउंसुलेट्स हैं, डिप्लोमेटिक कैडर हैं, वो एक निशाना बन जाएंगे। और इसके बाद आप देखिए 8, 9, 10 मार्च के आसपास ईरान ने फिर से खाड़ी देशों को बता के हमला किया उनके 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल पर। इसका बहुत बड़ा कारण था कि फरवरी के महीने में वहां CIA के एजेंट थे करीबन 2 दर्जन, वो बढ़कर हो गए 200। फरवरी के महीने में मोसाद के एजेंट्स थे वहां पर करीबन 40 या 50, वो बढ़ के हो गए 300। तो ये रहते कहां पर थे? ये सब खाड़ी देशों में, वहां जो 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल हैं, वहां रहते थे। तो ईरान ने बता के इन 5 स्टार, 4 स्टार होटल्स पे निशाना लगाया, क्योंकि वहां मोसाद, CIA और अब तो अमेरिका की डिप्लोमेटिक स्टाफ भी वहां रहने लगी है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि ईरान क्यों खाड़ी देशों के सिविलियन एरियाज पे टारगेट कर रहा है। क्योंकि जो 10,000 अमेरिकन ट्रूप्स इंडक्ट किए जा रहे हैं, ये कहां रह रहे हैं डेजर्ट में। आपको वहां पे जैसे इंडियन आर्मी जाती है, पाकिस्तान की आर्मी जाती है, तो खेतों में, खलियानों में, रेगिस्तान में तंबू लगाए जाते हैं, वहां फौज रहती है। लेकिन खाड़ी देशों में जो अमेरिकन ट्रूप्स आ रहे हैं, इनकी रहने की व्यवस्था सिर्फ 5 स्टार, 4 स्टार होटल्स में की जा रही है, शहरों में की जा रही है, शहरों के बीच बीच में। तो जाहिर बात है ईरान ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये सब अब उनके लेजिटिमेट टारगेट हैं। अब पिछले 5 दिन से, जब से कराच के पुल पर अमेरिका ने हमला किया है, तब से ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है कि क्योंकि अमेरिका ने उनके पुल पर हमला किया है, तो अब से खाड़ी देशों के पुल पर ईरान हमला कर सकता है। क्योंकि ये सारे पुल बनाने के लिए तो अमेरिकन इंजीनियर्स, अमेरिकन इंजीनियर्स और अमेरिकन एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हुआ है। तो ईरान जो है वो जब खाड़ी देशों पे हमला करता है, उसका मकसद पहले से ही खाड़ी देशों को बता देता है। अब देखिए, अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला किया, अमेरिका ने ईरान के 2-2 यूनिवर्सिटीज पर पिछले 4 दिनों पर हमला किया।
तो ईरान ने कह दिया है कि अब से खाड़ी देशों में जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बिल्कुल। हैं और अब से खाड़ी देश में जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वो भी ईरान के जायज टारगेट माने जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा कि ईरान खाड़ी देशों में खाड़ी देश की जनता को नहीं टारगेट कर रहा है। ये बहुत फाइन डिफरेंस। बाकी मैं ये एक चीज बता देता हूँ लास्ट सेंटेंस में कि मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। जिंदगी में मैंने करीबन 100 बॉम्ब गिराए ट्रेनिंग के लिए। देखिए 100 में से 70 ही मेरे टारगेट पे गिरे थे, 30 इधर उधर, टारगेट के आधा किलोमीटर इधर, टारगेट के 1 किलोमीटर उधर गिर गए थे। मिस फायर हो जाता है टेक्निकल वजह से या ह्यूमन जी। एरर वजह से। तो एक आध मिसाइलें डेफिनेटली खाड़ी देशों में सिविलियन टारगेट पे गिर रही हैं, लेकिन वो टेक्निकल कारण होते हैं, ह्यूमन एरर कारण की वजह से होते हैं। जी ठीक है सर, यूके देवनाथ सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। वॉर से जुड़ा एक और अपडेट अपने दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचा देते। देखिए, सेंट्रल इजराइल पर ईरान का हमला हुआ है। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से ये हमला किया गया और कम से कम 10 मिसाइल से अटैक हुआ है, ये इजराइल की तरफ से बताया गया है। तो देखिए किस तरह से जब इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर हमले कर रहा है तो ईरान भी मुंह तोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। और सेंट्रल इजराइल की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए सिर्फ ईरान नहीं बल्कि लेबनान से भी देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह भी लगातार यहाँ पर हमले कर रहा है, तो दोनों तरफ से वार सेंट्रल इजराइल पर हो रहे हैं। और अब देखिए ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तो मैं देखिए लेबनान पर इजराइल का हमला हुआ है, बड़ी खबर। 2 गैस स्टेशन पर आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर, तो इजराइल ना सिर्फ ईरान को निशाना बना रहा है लेकिन लेबनान पर भी लगातार हमले किए जा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर भी बहुत से लोग मारे गए हैं। और अब जितनी ये वॉर आगे चलेगी आप समझिए ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ेगा। हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम लगातार इजराइल कर रहा है, उसके खात्मे चाहता है इजराइल, और यही वजह है कि लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। तो लगातार हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। विजय धीमान सर, आपके पास ही आना चाहूंगी। सर जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि सेंट्रल इजराइल पर लगातार हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और ये वो क्षेत्र है जहां पर लगातार हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है। सर जरा बताइएगा, क्योंकि कई बड़े अटैक्स इससे पहले भी किए गए हैं, रिहायशी इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं, इससे कितना बड़ा डेंट ये इजराइल के लिए? ठीक है विजय सर, मैं आपके पास लौटूंगी। यूके देवनाथ सर, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए सेंट्रल इजराइल की अगर बात करें काफ़ी ज़्यादा रिहायशी इलाका सर इसे कहा जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ना सिर्फ ईरान अटैक कर रहा है लेकिन वहां से लेबनान से भी हिजबुल्लाह भी लगातार इसको टारगेट कर रहा है। और यहाँ पर हमला क्या बताता है सर? हिजबुल्लाह डेफिनेटली ईरान के सपोर्ट में ही ये हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग देना, फंडिंग करना, हथियार मुहैया कराना तो ईरान ने ही किया है पिछले दशकों से। ईरान का मैं 1990 की सोच बताता हूँ, ईरान के 2010-2015 की सोच बताता हूँ। ईरान को पता था कि एक दिन शायद इजराइल से मुकाबला करना पड़ेगा, और ईरान को यह भी पता था कि ईरान की एयरफोर्स इतनी पावरफुल नहीं है कि वो ईरान से टेक ऑफ करने के बाद इजराइल तक पहुंचे जाए। तो रास्ता क्या था उस जमाने में? आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले ईरान के पास इतनी मिसाइलें भी नहीं थी, जो खासतौर से लॉन्ग रेंज मिसाइलें भी नहीं थी 2005-2010 में, जो कि इजराइल तक पहुंच सके। तो उन्होंने एक तरीका निकाला कि लेबनान में ही, दक्षिण लेबनान में जहां शिया पॉपुलेशन बड़ी तादाद में रहती है, वहां पे उन्होंने हिजबुल्लाह को खड़ा कर दिया। इसी तरह से उन्होंने गाजा के अंदर हमास को भी सपोर्ट दिया। तो उनका पर्पस ये था कि क्योंकि ईरान की एयरफोर्स इजराइल तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उस जमाने में आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ईरान की मिसाइलें भी इजराइल तक नहीं पहुंच सकती, तो हिजबुल्लाह और हमास को एज ए प्रॉक्सी खड़ा किया ईरान ने इजराइल को काउंटर बैलेंस करने के लिए। अभी हिजबुल्लाह जो हमले कर रहा है, ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के हमले बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखिए हिजबुल्लाह के पास कोई भी ऐसी रॉकेट मिसाइल नहीं है जो कि पूरे इजराइल को तबाह कर सके। उनकी रॉकेट्स और मिसाइल्स ईरान
जो इजराइल और लेबनान का बॉर्डर है जिसे ब्लू लाइन कहते हैं, उसके उत्तर में एक नदी है लिटानी नदी। लिटानी नदी के उत्तर में हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट्स तैनात किए हुए हैं। इन रॉकेट्स की मिसाइल्स की रेंज होती है 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। और इनके जो वॉरहेड होते हैं वो भी छोटे होते हैं। कोई वॉरहेड 1000 किलो का या 500 किलो का नहीं होता। वॉरहेड छोटे होते हैं इनके, 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो। तो वो जब लॉन्च करते हैं तो इजराइल में क्षति तो पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भयंकर क्षति नहीं पहुंचाते जिससे कि इजराइल इस युद्ध को हारने की कगार पर आ जाए। ठीक है, कहते हैं ना कि अंग्रेजी में शब्द है इरिटेंट, हाँ, तंग करते हैं, लेकिन इजराइल इन हिजबुल्लाह के इन हमलों से हारेगा नहीं। जी।